इस बीच ताहिर बादशाह को जोड़ लेते हैं कि वो इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं और उनकी अप्रोच क्या रहेगी। ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के। ताहिर, गुड मॉर्निंग। बताइए, ये जो पिछले लगातार 8 दिनों से हर दिन बिकवाली और हर दिन म्यूचुअल आई बेग योर पार्डन स्मॉल कैप और मिड कैप्स की धुलाई हो रही है, म्यूचुअल फंड्स ने कुछ एक्यूमुलेशन दिग्गजों में बढ़ाना शुरू किया है या फिर आप वेट आउट कर रहे हैं? आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं सब इस शेकआउट को, इस बिकवाली को मार्केट में? नहीं तो देखिए, ये कुछ हद तक मतलब पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि मार्केट का एक वन वे तरीके का मूव था। एंड उससे लगते हुए मतलब वैल्यूएशन में कुछ ना कुछ हद तक थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन आगे निकल चुके थे। तो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन, हालांकि मतलब इट वाज देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो एक लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि फिर भी ओवरऑल देखिए, जो फंडामेंटल प्रोपोजिशन है विच इज बेसिकली विद रिगार्ड टू दी ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है और प्लस जो ड्राइविंग इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है इकोनॉमी के, वो अभी भी हमारे हिसाब से इंटैक्ट है। मतलब एज ऑफ नाउ टेक्निकली शायद मार्केट थोड़ा आगे निकल चुका था कंपेयर टू द फंडामेंटल्स। तो उस तरीके से हम देखें तो एक करेक्शन की उम्मीद बनी हुई थी। एंड वो शायद हमने देख भी ली है। मतलब वी हैव सीन ऑलमोस्ट एन 8-10% करेक्शन पर्टिकुलरली इन द ब्रॉडर मार्केट। तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है अप्रोच के अंदर। हालांकि कुछ चीजें जो है, जो हम चाहते थे थोड़ी सस्ती में मिल जाए या वैल्यूएशन उसमें और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, वहां पे भी अब ओपनिंग्स नजर आ रही है। सो आई थिंक इट इज बिकमिंग अ मार्केट जहाँ पे इट्स अ समवॉट हैप्पी सिचुएशन टू बी इन अभी, जहाँ पे हम अभी और थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली निवेश कर कर सकते हैं अक्रॉस सेक्टर्स। ऐसे कोई बड़ी चेंज इन पोजिशनिंग या पोर्टफोलियो की रीऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ नहीं है हमारे एंड पे। लेकिन ताहिर, नेक्स्ट ट्रिगर क्या रहेगा इस मार्केट का? क्योंकि अब तक हमने जो बड़े इवेंट्स थे वो देख लिए, क्या वो पॉसिबल पूरा पोर्टफोलियो रिजेक्ट पोस्ट इलेक्शंस ही देखने को मिलेगा? तब तक ज्यादातर लोग साइडलाइन पर रहेंगे। आई थिंक देखिए, ट्रिगर्स की अगर बात करें तो एक ट्रिगर विल बी इवन बिफोर द इलेक्शंस विल बी के आउटलुक मॉनसून के लिए क्या बनते जा रहा है, उसकी कुछ एविडेंस शायद हमें आने वाले कुछ हफ्तों में मिलना शुरू हो जाएगी। एक आध महीने से यहाँ से अब एक आध महीने के दौरान में हम उसके बारे में चर्चा करने लगेंगे। तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि रूरल मार्केट्स जो है और थोड़ी जो लोअर एंड ऑफ द इनकम पिरामिड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा वीक रहा है, स्पेशली इकोनॉमी का और कंजम्पशन का। और कुछ सालों से अभी वहाँ पे वीकनेस चल रही है। तो आई थिंक एक उम्मीद वहाँ पे जरूर बनी रहेगी। एंड स्पेशली अगर मॉनसून की फोरकास्ट या एल नीनो वगैरह के जो एलिमेंट्स है उसको अगर हम उसका कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष अगर आता है, तो आई थिंक दैट विल प्रोवाइड सम इम्प्रूवमेंट इन दी सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। एंड एक शायद ट्रिगर भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे वैल्यू कुछ हद तक बढ़ती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सेकेंड ऑफ कोर्स एज वी गो अलोंग विल बी फ्रॉम अ डोमेस्टिक स्टैंड पॉइंट से बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्शंस और उसके आउटकम पे जो मार्केट की श्रद्धा है, और अगर वो ठीक से मतलब टेस्ट हो जाता है, एंड दैट क्लियरली विल बी एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर। बीच में फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट दो चीजें रेलिवेंट रहेंगी। स्पेशली ऑयल की जो मूवमेंट है, वो हमने कुछ दिनों में एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में इवन ऑयल प्राइसेस को ऊपर बढ़ते हुए देखा है। करीब करीब 80 से $87, ऑलमोस्ट 7-8% इंक्रीज हमने देखा है, विच इज एट दिस स्टेज अभी भी कुछ ऐसा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन हमें उस पे मतलब थोड़ा शायद उस पे अटेंशन देना पड़ेगा। एंड द अदर थिंग विच विल मैटर इज द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो एज वी नो, quite a few central banks are lined up to take their decisions on interest rates in the next few days. तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो, वो एक हमेशा से कंटिन्यूइंग इवेंट रहता है पिछले 1-1.5 2 साल से। सो आई थिंक दीज आर दी, जहाँ तक इवेंट्स की बात करें या ट्रिगर्स की बात करें, तो दीज कुड बी द ट्रिगर्स वन वे और द अदर डिपेंडिंग अपॉन उनका आउटकम कैसे डेवलप होता है। ताहिर,
गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। एक स्पेस जो कि सडनली बहुत डिलेमा में है और बहुत दुविधा में है। मिड फरवरी तक काफ़ी अच्छा पैसा बना, वो था पीएसयूज का जंग, बट पीएसयूज को भी बाइसेक्ट करके और उसमें से आप अगर ओएमसीज को देखें, पहले क्रूड कमज़ोर था, अच्छी बात थी। अच्छे अगर आप देखें ये मनी मेंटेन कर रहे थे उस प्राइस पे, फिर सडनली आप देखें प्राइस कट, एलपीजी प्राइसेस कट, और उसके बाद क्रूड का 87 की ट्रैजेक्टरी में आना जाना। आप ओएमसीज को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त इस प्राइस पर? नहीं, देखिए, ओएमसीज ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, स्पेशली स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल, एंड कुछ हद तक उनके लिए पॉजिटिव ड्राइवर्स भी रहे हैं पिछले, जैसे आपने बताया। ऑयल प्राइसेस हैव बीन फेवरेबल, और यू नो उनकी जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन है वो भी ऊपर की तरफ चल रही थी। अब उसमें थोड़ी रुकावट आई है, जैसे कि हमने प्राइस कट भी देखा है। हालांकि वो प्राइस कट एट सम लेवल आप जानते हो कि एज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, और कुछ हद तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 2 से 3 रुपया डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे, तो नॉट आउट ऑफ द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट। लेकिन क्लियरली एज ऑफ नाउ जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स थे, ऑयल प्राइसेस और मार्जिन्स, वो थोड़े बहुत प्रेशर में है। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि फिर भी एक हद तक वैल्यू है, डिपेंड्स अपॉन कौन सी ओएमसी आप सिलेक्ट करते हो, क्योंकि एक 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 लेवल पे तीनों ओएमसीज का डायरेक्शन लगभग सेम है, उनके सेम ड्राइवर्स रहते हैं। लेकिन कुछ हद तक ऐसा भी है कि आने वाले 1-2 साल में वन ओएमसी कैन बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, डिपेंडिंग अपॉन उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, या उनके जो एक्सपेंशन प्रोग्राम्स है उसका आउटकम क्या होता है। किसी का रिफाइनिंग या किसी का मार्केटिंग कंपोनेंट ज्यादा होता है, तो कुछ हद तक डिफरेंसेस भी है, लेकिन एक हद तक सिमिलरिटी भी है। तो मुझे लगता है कि इट विल आल्सो डिपेंड ऑन आप विद इन द 3 ओएमसीज कौन से ओएमसीज का चयन करते हो, दैट आल्सो माइट प्रोबेबली मेक अ डिफरेंस। तो एक एक तरीके से डिफरेंशिएटेड परफॉर्मेंस आने की संभावना है बिटवीन द 3 प्रोमिनेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अच्छा, ये ओएमसीज की बात पूरी हो गई। मैं हालांकि अभी पूरी की पूरी पीएसयू बास्केट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ डिस्कशन में, ताहिर जी। एक दो स्पेस पे और आते हैं जहाँ पे पिछले कुछ सेशंस में पेन बढ़ा है, और वो है एफएमसीजी कंपनियाँ। आप लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स में एचयूएल के वॉल्यूम्स के नंबर्स वाकई परेशान करने वाले थे। कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे, आई मीन इन्फ्लेशनरी प्रेशर इनकी कॉस्ट को और बढ़ाएगा, और अब यहाँ से अगले 3 महीने में बहुत चीज़ें लाइंड अप हैं। आई मीन इलेक्शन आउटकम, न्यू बजट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी मानसून। एफएमसीजी के इस प्राइस डैमेज को, जिसने कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मार्केट के मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ के, आपका व्यू क्या बन रहा है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि मतलब ये स्पेस जो है वो काफी हद तक हैज बीन अंडर प्रेशर, नॉट जस्ट लास्ट 3 या 4 क्वार्टर, करीब 2-2.5 साल से। मतलब स्पेस में ज्यादा एक्शन रहा नहीं है, ग्रोथ की किल्लत रही है, और ड्राइवर्स नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर का भी अगर हम मानसून के पैटर्न की बात करें तो वैसे एक लेवल पे एक ओके काइंड ऑफ आउटकम था, लेकिन इट वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग। तो आई थिंक उम्मीद मतलब रहेगी कि आने वाले दिनों में अगर मानसून जून जुलाई नॉर्मल एक्टिविटी हम देख सकते हैं अगर मानसून में, तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे डिमांड की भी एक कुछ हद तक मतलब सॉफ्टनेस रही है, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द लास्ट 1 or 2 years, लास्ट 5-6 years rather, गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स एमएसपीज जो रही है वो शायद इट्स नॉट बीन वेरी रेम्यूनरेटिव वो सेक्शन ऑफ द मार्केट के लिए। तो एक लेवल पे वो एक स्ट्रक्चरल इशू, स्ट्रक्चरल मैटर रहा है। कुछ हद तक हमने इन्फ्लेशन भी देखा है इन द लास्ट 1-1.5 years, जो थोड़ी बहुत वो भी एक कंजम्पशन पावर को हिट करती है, कर रही थी इन द लास्ट 2 years। सो आई थिंक अगर हम इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन का भी अगर ट्रजेक्टरी थोड़ा नरम होते हुए अगर हमें दिखाई दे, और साथ ही साथ ये मॉनसून का जो आपने बताया उसका भी अगर हम पॉजिटिव आउटकम अगर हमें देखने मिले, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है फॉर अ रिबाउंड। ग्रोथ की रिबाउंड भी हो सकती है कुछ हद तक। वैल्यूएशंस भी जो शायद इतने चीप नहीं है, लेकिन उनके एवरेज से थोड़े ओवर लोअर एंड पे है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत
बढ़ोतरी हमें दिख सकती है। तो आई थिंक यहाँ पे एक केस बन सकता है। स्टार्ट विद एफएम। देखिए हम आ, अगर इसी सेगमेंट में अगर हम देखें लोअर एंड ऑफ द मार्केट या एफएमसीजी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे लो टिकट टू व्हीलर्स का अगर हम एग्जांपल ले ले तो पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में हमने देखा है कि टू व्हीलर्स में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है, ग्रोथ भी आई है और स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है। तो एक ये आगे जाके ये हो सकता है कि दिस ये बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज जो जुड़ी हुई है और मे बी टू व्हीलर्स इज अ फर्स्ट इंडिकेटर और शायद इट माइट स्प्रेड टू अदर प्रोडक्ट्स एज वेल इन द कंजम्पशन बास्केट। तो विल वेट एंड वॉच। बट या ये यहाँ पे एक लेकिन इसमें भी है कि दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे मतलब कंपनीज का चयन करना जरूरी रहेगा, बिकॉज कुछ है ऐसी कंपनियां जो शायद इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ग्रो कर पाए और शायद उनके those might probably make better investments than some of the others. So it may not necessarily benefit the whole sector. हालांकि फर्स्ट राउंड में वैल्यूएशन सभी चीजों के ऊपर जाएंगे, लेकिन ग्रोथ के साथ, ग्रोथ डायनामिक के साथ अगर देखना चाहे तो फिर देन वी माइट हैव टू मेक अ चॉइस विद इन द अवेलेबल सेट। ताहिर, सरकारी कंपनियों में हमने देखा है एक यूफोरिया बना हुआ था, अच्छे ऑर्डर विन्स आ रहे थे एंड दैट वाज वर्किंग वेल फॉर देम। लेकिन थर्ड क्वार्टर नंबर्स में आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत कम कंपनियां हैं जहां पर वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होने लगा है। अगर ये सिलसिला एक और क्वार्टर तक चलता है तो क्या लार्ज लिक्विडेशन फंड्स की तरफ से भी आएगा जो भर भर के पीएसयू स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर आई थी, एनएफओज लेकर आई थी? नहीं तो देखिए clearly PSUs has been a very vibrant part of the market in the last one year or little over 1 year. और for the longest time ever कुछ सालों से हम PSUs को हमेशा एक वैल्यू प्रोपोजिशन के फॉर्म में देखते थे, जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हुआ करते थे कंपेयर टू नॉट जस्ट द मार्केट बट उनके खुद के एवरेज से भी कम हुआ करते थे। उनकी बैलेंस शीट प्रोफाइल इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही थी, डिविडेंड यील्ड पर्सपेक्टिव से भी बहुत वो अट्रैक्टिव हो गए थे। तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली था। अब शायद कुछ पीएसयूज में अभी भी वैल्यू प्रोपोजिशन है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो वैल्यू वाला जो प्रोपोजिशन है वो इतना ज्यादा शार्प रहा नहीं है। उनको ग्रोथ के नजरिए से देखना शायद थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है आज और शायद उस हद तक उनको लगभग करीब करीब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के कंपैरिजन में ही उनको भी देखना पड़ेगा फ्रॉम अ ग्रोथ स्ट्रोक वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट। तो मेरा मानना है कि शायद देखिए सेक्टर जैसे ही अनफोल्ड होता है, कोई एक एक्साइटिंग एरिया डेवलप हो जाती है, तो फर्स्ट राउंड में तो हर एक कंपनी की वैल्यूएशंस पे पहले तो एक एंथुसियाज्म बिल्ड हो जाता है, लेकिन आई थिंक इन द सेकंड राउंड डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब पीएसयू बास्केट अगर देखें तो एक सेट अभी भी कंपनीज का है जहाँ पे शायद आप एक वैल्यू प्रोपोजिशन के फॉर्म में उनको देख सके। देयर इज ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर पार्ट जहाँ पे वैल्यूएशन शायद इतने सस्ते नहीं आ एनी मोर, बट उनमें ग्रोथ की एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ग्रोथ की विजिबिलिटी भी अच्छी हो सकती है। शायद फॉर एग्जांपल डिफेंस कंपनीज हो गई। तो आई थिंक वो एक अलग सा सेट उसका उनको हमें एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। एंड देन द थर्ड सेट जहाँ पे शायद neither one or the other is available, यहाँ पे valuations भी ऊपर आ चुके हैं in the last some time because of the general PSU move और शायद growth में growth की visibility इतनी अच्छी नहीं है। तो I think we'll have to divide and compartmentalize the PSU basket from here on and फिर उसके बाद we will have to make the selection। तो एक तरीके से now it will be a lot more selective compared to what it has been in the last say 4 quarters। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। तो थोड़ा सा बेसिकली आपको संभल कर ही चलना है, कंसिडरिंग भारतीय बाजार एक तरफा कुछ मुनाफा वसूली के दबाव में हर दिन फिसल रहे हैं। आज भी देखिएगा 45 अंकों के नुकसान पर निफ्टी आपको दिखाई देगा, 21,775 आ गया है। तो कल जो 900 ब्रीच किया, आज हम 800 को होल्ड नहीं कर पाए हैं। अब देखना यही है कि हम 700 के लेवल्स के आसपास या 800 के बीच
टिके रहते हैं या नहीं। निफ्टी बैंक इस बीच सेल साइड की पोजीशंस यहाँ पर मैग्नीफाई होती हुई 250 पॉइंट नीचे आ चुका है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भले ही खुले हम थोड़े से पॉजिटिव जोन में थे, लेकिन हर टिक के साथ बाजार में वो बिकवाली का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देखिए डिफरेंस कितना बढ़ चुका है गिरने और बढ़ने वाले शेयरों के बीच।